हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम देखते हैं कि लीव रूल में क्या क्या ऐसा चीज है जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आप लोगों को पता है कि आपका पेपर 3 जो है मिनिस्टर स्टाफ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर, इन तीनों में ये जो रूल है काम आता है, ऑफिस प्रोसीजर के अंतर्गत आता है, जिसमें हम ये आज जानेंगे कि क्या लीव रूल हमारा राइट है, या क्या लीव को हम किसी और लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या क्या लीव को हम कम्यूट कर सकते हैं, है ना। और अगर हम लीव, अगर किसी इंप्लॉय का डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया, तो क्या वो लीव अप्लीकेबल रहेगा उनके लिए, या कोई ड्यूरिंग द गवर्नमेंट जॉब ही अगर कोई और जॉब ज्वाइन करते हैं तो क्या उनका लीव वो कंटिन्यू होगा या खत्म हो जाएगा। इन सारी बातों को हम लोग आज बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि ये हमें पता चल सके कि लीव से रिलेटेड हमारे लिए क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है, और हमारे एग्जामिनेशन के पेपर 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम कंफर्टेबली जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लीव रूल 1972, सीसीएस लीव रूल 1972 का जनरल प्रोविजंस के बारे में, जो कि चैप्टर 2 में दिया गया है। सीसीएस लीव रूल 1972, इसका हम लोग जनरल प्रोविजंस देखेंगे या जनरल कंडीशंस देखेंगे, जिसको बोलते हैं कंडीशन भी, है ना, या कंडीशंस, कि व्हाट कंडीशंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल क्लेमिंग लीव और समथिंग एल्स, है ना। तो सबसे पहले लीव के बारे में आप जान लीजिए। लीव जो है, जो हम लोग छुट्टी लेते हैं या जो छुट्टी हमारा सैंक्शन होता है, वो हमारा राइट नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। जब भी हम किसी लीव एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये मेरा छुट्टी है, मेरा ईएल है, मेरा सीएल है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट नहीं है। सैंक्शन अथॉरिटी हैज पावर टू डिक्लाइन योर लीव। क्लियर। तो ये हो गया। दूसरी बात है कि जब आप कोई लीव एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लीव के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उस लीव को अल्टर करने के लिए या डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स में कन्वर्ट करने के लिए सैंक्शन ऑफिसर इज नॉट अथोराइज्ड, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों ने अर्न लीव लिया और ऑफिसर ने बोला नहीं, तुमको अर्न लीव तो नहीं मिलेगा, हाँ ऐसा करो, तुम रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के अंतर्गत या हाफ पे लीव ले लो, या अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लो, या कोई और तरह का लीव नॉट ड्यू है वो ले लो। ऐसे में सैंक्शन अथॉरिटी इज नॉट अथोराइज्ड टू कन्वर्ट योर लीव अनटिल अनलेस यू फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर दैट। क्लियर। मतलब आप जिस लीव रूल के अंतर्गत आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, वो लीव या तो सैंक्शन होगा या रिजेक्ट होगा, लेकिन उसे कन्वर्ट करके आपके लिए अदर दूसरे टाइप का लीव सैंक्शन नहीं किया जाएगा फोर्सफुली, अनटिल अनलेस कि आप कोई रिक्वेस्ट डालते हैं इन दिस रिगार्ड। क्लियर। अब आते हैं कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रूल जो जनरल प्रोविजन के अंतर्गत है, वो रूल 7 में था कि राइट की बात जो होती है, राइट टू हैव लीव, ये हमारा राइट नहीं है, बल्कि ये एक प्रोविजन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जो है छुट्टी पे जा सकते हैं। क्लियर। बाकी जो मैंने बताया कि जिसमें आप एप्लीकेशन डाले हैं उसी लीव पे या तो रिजेक्ट होगा या सैंक्शन होगा, बट कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, अल्टर नहीं किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि तुमने सीएल डाला तो ये डालो, ये डाला तो सीएल डाला, ये चीज नहीं है। क्लियर। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी चीज के लिए, जैसे होता है लीव, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड है ना, मेडिकल से रिलेटेड लीव है, तो वो मेडिकल लीव जो होता है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस कि मेडिकल के ग्राउंड पे मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। अगर मेडिकल के डॉक्टर ने आपको बताया कि नहीं, अभी ये फिट नहीं है जॉब ज्वाइन करने के लिए, देन योर लीव कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ध्यान रखिएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसमें है, फिटनेस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसकी जरूरत होती है। करेक्ट। अब आते हैं रूल 8। रूल 8 जो होता है बेसिकली रेगुलेशन, जो हम लोगों का लीव होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो मतलब बेसिकली लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है हमारे सेक्शन में, सर्विस बुक सेल में, जहां पे छुट्टी मेंटेन होता है, और उसी के बारे में सेक्शन रूल 8 जो है बताती है। उसके बाद आते हैं रूल 9। रूल 9 क्या है? तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था इंट्रो में
कि डिसमिसल होने के बाद, रिमूवल होने के बाद या टर्मिनेशन होने के बाद इसके केस में लीव का क्या स्टेटस रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का डिसमिसल हो गया है, रिमूव कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया उन्हें सर्विस से, तो उनका लीव वहीं पे जिस डेट को ये टर्मिनेशन या रिमूवल या डिसमिसल सर्विस ऑर्डर आता है उसी डेट से वो लीव खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति फर्दर अपील में गया है या अपील या रिवीजन के अंतर्गत, रिव्यू के अंतर्गत उनके इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है और उन्हें रीइंस्टेट किया जाता है, मतलब फिर से गवर्नमेंट जॉब में लाया जाता है, देन हिज अर्लियर लीव्स प्रायर टू डिसमिसल विल कंटिन्यू। मतलब डिसमिस और रिमूवल होने के पहले जो छुट्टी था फिर वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये रिव्यू या रिवीजन के अंतर्गत उनका डिसमिसल रिमूवल वाला ऑर्डर जो है खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कम्यूटेशन है, ये रूल 9 है, मतलब डिसमिसल के रेस्पेक्ट में जो है उसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। डिसमिसल या रिमूवल या टर्मिनेशन, इनके केस में हम लोगों ने रूल 9 में देखा। अब रूल 10 जो है, रूल 10 कहता है कम्यूटेशन। क्या बोलता है? कम्यूटेशन ऑफ लीव फ्रॉम इन वन लीव टू अनदर लीव, राइट, वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव। कम्यूटेशन मतलब होता है बेसिकली चेंज। क्लियर? तो चेंज मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने ईएल लिया, 15 दिन का ईएल लिया या 10 दिन का ईएल लिया और आपको लगता है कि एचपीएल में कन्वर्ट कर लें, हाफ पे लीव में कन्वर्ट कर लें, तो अकॉर्डिंगली एज पर रूल हाफ पे लीव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जनरली रूल यही होता है कि अगर आपका 10 दिन का ईएल है तो हाफ पे लीव में 20 एचपीएल आपका डिडक्ट होगा। क्लियर? तो बेसिकली यही बोला जाता है कि इस रूल के अंतर्गत ये बोला गया है कि किसी भी तरह का लीव, किसी भी तरह के लीव में कम्यूट किया जा सकता है। क्लियर? कम्यूटेशन की बात होती है। उसी तरह से अगर रूल 11 पढ़ेंगे आप, तो रूल 11 में कॉम्बिनेशन ऑफ लीव, कॉम्बिनेशन ऑफ लीव, मतलब इसमें यह कहा गया है रूल 11 में कि कोई भी लीव, किसी भी तरह का लीव हो जो कि लीव रूल 1972 में दिया गया है, उन सारे लीव को एक दूसरे से कम्यूट तो कर ही रहे हैं बल्कि कॉम्बाइंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे 5 दिन के सीएल पे गए हैं, 5 दिन के ईएल पे गए हैं और आप इसको चाहते हैं कि इसमें 10 दिन का एचपीएल ले लें, है ना, कॉम्बाइन करना चाह रहे हैं, देन दिस विल बी पॉसिबल। या एचपीएल पे गए हैं तो आप 5 दिन का ईएल भी ले सकते हैं, पॉसिबल। मतलब वन काइंड ऑफ लीव कैन बी कॉम्बाइंड विथ अनदर काइंड ऑफ लीव। क्लियर? तो ये चीज कॉम्बिनेशन के बारे में बोला गया है, जबकि रूल 10 बोलता है कम्यूटेशन ऑफ लीव के बारे में। ओके, चलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी लीव आप लेते हैं तो उस लीव का एक लिमिटेशन होता है। याद है आपको? अगर आप लोगों को याद है, फंडामेंटल रूल्स के बारे में हमने आपको बताया था, उसमें एक पर्टिकुलर रूल्स की बात किया था हम लोगों ने, जिसमें बोला था कि मैक्सिमम कितना लीव एक एम्प्लॉय को कंटिन्यूअसली मिल सकता है। याद है आपको कि एक एम्प्लॉय जो है कंटिन्यूअसली अगर लीव पे रहना चाहता है तो कितने पीरियड तक, कितने दिन तक, कितने साल तक वो लीव पे रह सकता है। तो याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, FR 18 में दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी रूल 12 में बताया गया है कि मैक्सिमम लीव कितना मतलब ले सकता है कोई व्यक्ति और कंटिन्यूसली लीव पे रह सकता है, तो वो पीरियड है 5 इयर्स। मतलब क्या हुआ? मैक्स लीव इन कंटिन्यूटी है ना। तो मैक्सिमम लीव जो कंटिन्यूटी में रहेगा वो 5 साल रहेगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्बाइंड लीव हो या कम्यूटेड लीव हो, किसी भी तरह का अगर ये लीव कंटिन्यू हो रहा है तो वो FR 18 में भी बोला गया है और CCS लीव रूल 1972 के रूल 12 में भी बोला गया है
कि मैक्सिमम 5 इयर्स का लीव कंटिन्यूअसली कोई भी इंप्लॉय ले सकता है या मिल सकता है, ले सकता है नहीं बल्कि अगर किसी भी रूल के तहत या किसी भी प्रोविजन के तहत मैक्सिमम उतना ही दिया जा सकता है। क्लियर? अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम लीव, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन में आएगा माइंड में कि अगर 5 ईयर से भी ज्यादा कोई एब्सेंट रह गया है ना, सैंक्शन और नॉट सैंक्शन लीव के अंतर्गत, पहली बात कि इसमें कहा गया है कि 5 साल से ज्यादा छुट्टी किस कंटिन्यूसली रहने के लिए सैंक्शन नहीं किया जाएगा ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू, है ना। ऑथराइज्ड जो भी ऑफिसर है लीव को सैंक्शन करते हैं वो 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं किसी भी हाल में। ओके, और अगर इस केस में क्वेश्चन उठता है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक का लीव में है ना, और वो 5 साल नहीं बल्कि 5 साल 10 दिन या 5 साल 1 महीने के बाद वो ज्वाइन करने आता है, तब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा पहली बात कि 5 इयर्स के बाद अगर कोई भी कंटिन्यूसली लीव पे एब्सेंट है या लीव बना रहा है, मना रहा है, चाहे सैंक्शन हो या अनसैंक्शन हो, ध्यान रखिएगा, चाहे सैंक्शन हो या अनसैंक्शन हो, उनके लिए इस जॉब से रेजिग्नेशन माना जाता है। क्या माना जाता है? उन्होंने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। क्लियर? एक्सेप्ट फॉरेन सर्विस, अगर कोई फॉरेन सर्विस में गए हुए हैं उस केस में 5 साल से ऊपर भी हो सकता है क्योंकि वो प्रॉपरली लीगली प्रॉपर चैनल के थ्रू सैंक्शनड होगा, तो वो फॉरेन सर्विस में अगर हैं तो। अदरवाइज एवरी पर्सन और एम्प्लॉय एब्सेंट फॉर मोर देन 5 years will be assumed as a resignation, will be assumed as resign from the post. क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 13 क्या बोलता है। रूल 13 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, लगातार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स में है तो फिर भी एसएससी का सीजीएल का एग्जाम देते हैं क्योंकि और हायर पोस्ट पे जाना है या होम टाउन में जाना है, इजंट इट? तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और किसी और गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपके लीव के लिए भी एक स्पेशल रूल बनाया गया है। सबसे पहली बात कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, परमिशन लेके, रेजिग्नेशन भी टेक्निकल रेजिग्नेशन देके आप वहां पे जाते हैं और ज्वाइन करते हैं, देन योर लीव विल बी काउंटेड, योर लीव विल बी काउंटेड, क्योंकि आप प्रॉपर चैनल से गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के आप जा रहे होते हैं, देन योर लीव विल बी काउंटेड ओवर देयर। क्लियर? लेकिन अगर यही सारे प्रोसीजर को आप नहीं फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे टीए हैं या इंस्पेक्टर हैं या एमटीएस हैं और बाहर का एग्जाम दे रहे हैं और आपका एग्जाम में हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं और यहाँ से सिंपल रेजिग्नेशन विदाउट टेक्निकल रेजिग्नेशन आप जाते हैं तो आपका लीव काउंट नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूल 13 जो बोलता है वो बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस ड्यूरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है में अगर हैं और फिर भी आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ये रूल अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन यही है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी किसी भी तरह का जॉब ज्वाइन करता है, या तो छुट्टी लेके लीव ले लिया है, मतलब मान लीजिए कि 6 महीने का लीव ले लिया और उसी दरमियान वो जॉब की तैयारी कर रहा है या फाइनली जॉब में सेलेक्ट हो गया, चला गया, देन इट विल नॉट बी काउंटेड। तो और यहाँ चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि किसी भी तरह का आप जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, पहली बात, है ना। और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस ड्यूरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट के स्टेज पे हैं,
या गवर्नमेंट जॉब में है और आप 6 महीना 2 साल 1 साल के लिए CCL लीव में या कोई और किसी ऐसे लीव में जा रहे हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसमें आप 1 साल तक 1.5 साल तक ऑफिस नहीं आएंगे, तो उस दरमियान आप किसी भी जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यही रूल 13 बोलता है। ध्यान रखिए कि ये रूल 13 क्या बोलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ जॉब, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लीव पीरियड। और अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन से आप जा रहे हैं तो इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है कि एक स्टेज तो नॉर्मल हो गया कि लीव इंक्लूडिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शैल नॉट टेक अप एनी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। मतलब जो रिटायरमेंट के लिए लीव प्रिपरेटरी छुट्टी लेते हैं ना, 360 दिन का जो होता है कि भाई रिटायरमेंट हो रहा है, 360 दिन पहले वाला जो छुट्टी लेते हैं मैक्सिमम 360 दिन का मिलेगा उसमें प्रिपरेटरी, मतलब रिटायरमेंट की तैयारी जिसको कर सकते हैं, रिटायरमेंट की तैयारी की छुट्टी जो होती है, तो उस दरमियान भी वो जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और अगर जॉब ज्वाइन करना है तो उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा सैंक्शन अथॉरिटी के थ्रू। अब इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर कोई रिटायरिंग पर्सन रिटायर हो रहा है और उसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए सैंक्शन अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट होंगे। कब? जब वो आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया अगर वो काम करना चाहता है, जॉब ज्वाइन करना चाहता है, कंसल्टेंसी खोलना चाहता है, प्रोफेशनल बनना चाहता है और रिटायरमेंट के दरमियान है, मतलब ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी पीरियड। क्लियर? तो उसके लिए प्रेसिडेंट का साइन हो, परमिशन की जरूरत पड़ेगी अगर वो आउटसाइड इंडिया कहीं वो कंसल्टेंसी, प्रोफेशनलिज्म या जॉब ज्वाइन करना चाहता है। क्लियर? और अगर इनसाइड है, इनसाइड इंडिया, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होते हैं उनके लिए, उनके थ्रू होता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, है ना, वो छुट्टी देंगे इनसाइड इंडिया रिटायरमेंट के पीरियड के समय में अगर कोई चीज ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि लीव के दरमियान किसी को भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी कंसल्टेंसी, प्राइवेट जॉब, अंडरटेकिंग्स कोई भी करने के लिए परमिशन नहीं देगी। क्लियर? नहीं देगी, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के लिए। उसके बाद अगर कोई लीव प्रिपरेटरी में है, लीव प्रिपरेटरी मतलब रिटायरमेंट के लीव प्रिपरेटरी में है, देन इन दैट केस ओनली दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड। क्लियर? तो क्या होता है कि मतलब रिटायरमेंट के पीरियड के समय में आप तैयारी कर सकते हैं कि भाई मुझे बाहर जाना है, ज्वाइन करना है। जैसे कई बार होता है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा ऑफिसर है, IAS IPS है या IFS है और या इकोनॉमिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अब रिटायरमेंट के समय में कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी या किसी अंडरटेकिंग में, PSU में जाना चाहते हैं, उनको ऑफर आ चुका है, देन विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ही कैन ज्वाइन ओवर देयर। क्लियर? और अगर पीरियड है कि मान लीजिए कि 360 दिन का लीव प्रिपरेटरी फॉर टू रिटायरमेंट है, तो मतलब 360 दिन के बजाय 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए है, तो वो जब आएंगे इधर ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन करना मतलब उस लीव प्रिपरेटरी या जो छुट्टी के पहले अगर ज्वाइन कर लिए तो जो छुट्टी बचा हुआ है उस छुट्टी को काउंट किया जाएगा उनका। क्लियर? लेकिन परमिशन ही चाहिए है हर हाल में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह से कोई भी जॉब करना ड्यूरिंग द गवर्नमेंट जॉब और ड्यूरिंग द लीव, स्पेशली हम लीव रूल पढ़ रहे हैं तो लीव रूल के दरमियान आप कोई भी जॉब या कोई भी काम, कंसल्टेंसी या प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है अगर रिटायरमेंट के 360 दिन पहले वाला छुट्टी के दरमियान आप कुछ कर रहे हैं, देन ऑल्सो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और सैंक्शन अथॉरिटी। ओके, तो ये आपका लीव रूल 37 से लेके 13 तक था। तो इसको ब्रीफ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आपका लीव जो है राइट नहीं है, और बट लीव कैन बी कंबाइंड विद अनदर लीव्स, लीव कैन बी कम्यूटेड फ्रॉम वन टू अनदर लीव। ओके, ड्यूरिंग लीव अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट इज नॉट परमिटेड, इन ए हाईली एक्सेप्शनल केस ओनली यू विल बी सैंक्शनड फॉर दैट। क्लियर? क्योंकि हर चीज का एक्सेप्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल से ऊपर अगर कोई कंटिन्यूअस लीव में है
सैंक्शन और विदाउट सैंक्शन, दो ये माना जाएगा कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, रिजाइन कर दिया है। क्लियर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 5 साल के आने के बाद भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने का प्रोविजन दिया गया है कि क्यों नहीं आपके जॉब को रिजाइन माना जाए, रेजिग्नेशन समझा जाए, क्योंकि विदाउट एनी अथॉरिटी और सैंक्शन लीव यू वेर ऑन लीव फॉर कंटिन्यूअस मोर देन 5 years। ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। आपसे एमसीक्यूज में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग पुराना देखेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही रेलिवेंट लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव, जो कि शॉर्ट में बनाएंगे, फिर एक छोटे छोटे लीव्स के छोटे छोटे प्रोविजंस को हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एक मेजर टाइप्स ऑफ लीव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए तैयारी करने वाले जो हैं, या इनकम टैक्स का एग्जाम जो इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, या आईटीओ का एग्जाम दे रहे हैं डिपार्टमेंटल, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है, ना केवल एग्जामिनेशन के लिए बल्कि नॉर्मल डे टू डे वर्क के दरमियान भी ये यूज होता है। So thank you and stay tuned to this Ecolaw channel and do not forget to share, like and subscribe.